नमस्कार, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ दीपक राजसुमान। तो शिक्षा के हर पैमाने पर देश का सबसे फिसड्डी राज्य बिहार आता है। अब उस बिहार में बिहार सरकार ने स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। सवाल है, इससे क्या होगा? क्या उस प्रदेश के स्कूलों में प्रिंसिपल की कमी दूर हो जाएगी? क्या शिक्षकों की कमी उस प्रदेश में पूरी हो जाएगी? क्या लैब और लाइब्रेरी की कमी पूरी हो जाएगी? और आखिर में क्या बिहार में हो रहे स्कूल ड्रॉप आउट की कमी दूर हो जाएगी? आज टू द पॉइंट में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार में एनडीए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देश के आलोक में यह फैसला लिया गया। अब इसको लेकर पार्टियों की अलग अलग राय है। सुनिए, फिर चर्चा करेंगे। 14 फरवरी को वंदे मातरम पर गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश आया था। उसके आलोक में बिहार सरकार के संयुक्त सचिव महेंद्र प्रसाद यादव की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। अब हफ्ते में एक दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम का स्कूल में गाया जाना अनिवार्य घोषित कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम ने क्रांतिकारियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा पुंज की तरह काम किया। बिहार के प्रत्येक स्कूल में सार्वजनिक स्थलों पर वंदे मातरम गाया जाएगा। जो लोग वंदे मातरम का अपमान करेंगे, वैसे लोगों पर कानूनी कार्यवाही भी होगी। निश्चित तौर पर बिहार सरकार के द्वारा उठाया गया ये महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। स्कूलों में जरूरत शिक्षकों की है, जिनकी भारी कमी है। स्कूलों में ज़रूरत लाइब्रेरी की है, जिनकी भारी कमी है। स्कूलों में ज़रूरत लेबोरेटरी की है, जिसकी भारी कमी है। वंदे मातरम गा लेने से या कोई गाना गा लेने से अगर देशभक्त पैदा हो रहे होते ना, तो ये सड़क पर कपार पर तिरंगा पोत के घूमने वाले देशभक्त होते, लफंदराई नहीं करते। देशभक्ति आचरण की चीज़ है, दिखावे की चीज़ नहीं है। बच्चों को ठीक से पढ़ा दीजिए, देशभक्त हो जाएंगे। पढ़ाइएगा नहीं, चाहिएगा भजन गवा के देशभक्त बना दे, कोई नहीं बनेगा। बिहार में शैक्षणिक वातावरण के बेहतर निर्माण की दिशा में, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की दिशा में, हर बच्चों को स्मार्ट क्लासेस और स्मार्ट शिक्षा का वातावरण का निर्माण हो, इस दिशा में सरकार के स्तर से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं एजेंडा की राजनीति को लागू करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच को उतारने के लिए सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वंदे मातरम मशहूर बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। साल 1882 में आए उनके उपन्यास आनंद मठ में ये गीत था। साल 1905 में बंग बंग आंदोलनों में ये अंग्रेजों के खिलाफ नारा बन गया। ये गीत भारत की राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता संघर्ष और सांस्कृतिक पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक है। आजादी के बाद साल 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। वंदे मातरम सिर्फ आजादी का सबसे बड़ा कौमी तराना नहीं है, ये एक गीत है जिसमें देश को माँ के रूप में देखा गया है। इससे मातृभूमि के प्रति गौरव की भावना का एहसास होता है। देश के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण का ये गीत है। ये गीत गाकर देश से भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है, इसलिए इसे स्कूलों में प्रार्थना में शामिल किया गया है। ये देशभक्ति, अनुशासन और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है। सबसे पहले राजस्थान में स्कूल की प्रार्थना में वंदे मातरम शामिल हुआ। साल 2005 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने वंदे मातरम स्कूलों की प्रार्थना में शामिल किया। यूपी में अगस्त 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सरकारी स्कूलों की प्रार्थना में वंदे मातरम को शामिल किया। इसी साल यानी 2017 में उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने स्कूलों में वंदे मातरम को जगह दी। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में वंदे मातरम को स्कूलों में शामिल करने के विवाद के बाद इसे वैकल्पिक रखा गया है। वहीं इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसके प्रति सम्मान दिखाना जरूरी है, लेकिन इसे गाना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। बिहार के स्कूलों में राष्ट्रगीत गाए जाने को लेकर बिहार सरकार ने आदेश जारी कर दिया, लेकिन किसे पता था कि इस पर भी राजनीतिक विवाद हो जाएगा। विपक्ष इस पर जमकर हमला कर रहा है। कह रहा है स्कूल की स्थिति हालत खराब है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पहले पढ़ाइए, खुद देशभक्त हो जाएंगे। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि देशभक्त और राष्ट्रगीत से कैसी नफरत। सवाल सीधा है, बिहार में कोई मुद्दा राजनीतिक अखाड़ा बन ही जाता है, लेकिन सवाल सीधा है, कहीं ना कहीं ये मुद्दा राष्ट्रीय गीत से जुड़ा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट शाहिद के साथ मुर्तुबा आलम, नक्षत्र न्यूज़, पटना।
चलिए, तो बिहार की सियासत में वंदे मातरम जरूरी है या मजबूरी है, इसको समझ लेते हैं टू द पॉइंट में, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल उस प्रदेश के लिए हो जाता है जहाँ पर शिक्षकों की कमी है, जहाँ पर लाइब्रेरी की कमी है, जहाँ पर स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, स्कूल ड्रॉप आउट की संख्या अच्छी खासी है, तमाम व्यवस्थाओं की कमी है शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बावजूद भी वंदे मातरम अनिवार्य किया गया। अगर सरकार अनिवार्य करती शिक्षा के क्षेत्र में कि हम बेंच देंगे, हम भवन बनाएंगे, शौचालय देंगे, अच्छा साफ़ सुथरा पानी देंगे, स्वच्छ पानी देंगे, तो अच्छी बात होती। लेकिन चर्चा क्या करना पड़ रहा है कि उस प्रदेश में जहाँ तमाम कमियों का अंबार है वहाँ पे वंदे मातरम अनिवार्य किया गया। हमारे साथ अभी अनुज कुमार तरुण जी जुड़े हुए हैं आरजेडी से। पहले उन्हीं के पास चलते हैं और उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अनुज जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इस प्रदेश में ज़रूरी है या मजबूरी है माना जाए? देखिए दीपक जी, हमें बोलने से पहले आपने सब कुछ कह दिया। जो बुनियादी ढांचा की हम बात कर रहे हैं, शिक्षा की बहाली की बात कर रहे हैं, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, स्कूलों के नाम पर राजनीति हो रहा है। अरे भाई, आप राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, ये राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीय भावना से संबंधित विषय है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को अगर नैतिक बल इतना ऊंचा कर देंगे, नैतिकता इतना सिखा देंगे, कर्तव्य बोध सिखा देंगे, तो किसी को कहने की जरूरत है क्या? किसी को अनिवार्य रूप से ठोक कर गवाएंगे क्या? तो कुल मिलाकर आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहार के जो शिक्षा की जो बदहाली है, उस पर इनका कोई नजर नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। आप प्राथमिक विद्यालयों की हालत देख लीजिए, मध्य विद्यालय की हालत देख लीजिए, उच्च विद्यालय की हालत देख लीजिए, और उच्च शिक्षा की स्थिति देख लीजिए। उच्च शिक्षा के नाम पर जो पलायन हो रहा है बिहार में, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी बिहार से बाहर जाकर तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको यही उच्च शिक्षा अगर बेहतर तरीके से मिल जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए, तो क्या वो बाहर जा पाएंगे? उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल। उस शिक्षा के लिए लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? तो ये क्या ला रहे हैं? राष्ट्रगान अनिवार्य कर दीजिए, राष्ट्रगीत अनिवार्य कर रहे हैं। आप पहली बार कर रहे हैं क्या? इस देश में पहली बार लोग गा रहे हैं क्या? पहली बात इनको समझना चाहिए कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर क्या है। ये राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अंतर ही नहीं समझते। दरअसल क्या है कि संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। संविधान में प्रावधान है राष्ट्रगीत गाने का और राष्ट्रगान के संबंध में। अगर ये संविधान को महत्व देते, संविधान में लिखी हुई बातों को जानते, तो जबरदस्ती किसी पे थोपते नहीं। कि खुद पूछिए ना संघ वालों से, कितने दिन है जी कि अपने संघ कार्यालय पे जो कि राष्ट्रगीत गाते हैं। इन पे तो आरोप ये भी है कि तिरंगा झंडा तक नहीं फहराते। लेकिन क्योंकि शिक्षा में राजनीति करना है तो करे। लेकिन सच्चाई है कि बिहार की बुनियादी शिक्षा की हालत बहुत बेहाल है, उसको देखने की जरूरत है। लेकिन ये क्या करते हैं कि संवेदनशील मुद्दों को उठाते हैं और जनता के बीच में राजनीति करते हैं। नहीं, तो आपको लगता है इसकी ज़रूरत थी अभी मौजूदा समय में, या बीजेपी अब सत्ता में आ रही इसलिए इसकी भनक? चंद्रभूषण जी हमारे साथ जुड़ गया। चंद्रभूषण जी, बीजेपी का भनक अब दिखने लगा है क्या ऐसे ऐसे फैसले? नमस्ते दीपक, एक बार फिर से क्या रिपीट करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जो बिहार के सरकारी विद्यालयों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया है, सरकार ने यह फैसला लिया। आमतौर पे 20 सालों में हमने नीतीश कुमार के शासनकाल में नहीं देखा, लेकिन अब जब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और बीजेपी का सीएम बनने की कवायद शुरू है, क्या अब उसी का भनक है बिहार में? देखिए, हम लोग तो चुनाव से पहले ही ये चीज कह रहे थे कि ये सारा का सारा एजेंडा यही है कि किसी तरीके से पहले सत्ता हड़पना है और सत्ता हड़पने के बाद भाजपा को कब जाना है। आप देखिए, इन लोग का प्रायोरिटी देखिए, आप बीजेपी का प्रायोरिटी देखिए। आज के टाइम बिहार में सबसे बड़ा इशू है, कोई भी आप रेस्टोरेंट चले जाइए, सब लोग कहेगा गैस का किल्लत है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। जगह जगह से खबरें आ रही हैं, जो सरकार ने अनाउंस भी कर दिया है कि 1 तारीख से जो है शाम 5 बजे के बाद जो बिजली यूज होगा रात 11 बजे तक 20% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। उसके बाद पेट्रोल की कमी, डीजल की कमी। मैं पेट्रोल पंप के मालिक से अभी कुछ देर पहले मेरे दफ्तर में मिलने आए थे, वो मुझसे कह रहे थे कि उन्होंने एक पेट्रोल पंप अपना बंद कर दिया है क्योंकि डीजल ऑर्डर नहीं ले रहा है। माने लोग सूरत से, दिल्ली से सब लोग अपना सब घर द्वार छोड़ के यहाँ पे आ रहा है क्योंकि वहाँ पे उनको 3000 का सिलेंडर मिल रहा है, वहाँ पे उनको खाना बनाने की परेशानी है, वहाँ पे वो बेरोजगार हो गए। सरकार की दिक्कत लोगों का ये सब है कि लोगों को खाने पे आफत हो गया है। सिलेंडर के लिए लोग 3-3 हज़ार रुपया, 4-4 हज़ार रुपया लोग मार्केट में दे रहे हैं। पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, डीजल महंगा होने जा रहा है, इंडस्ट्रियल फ्यूल 25% महंगा हो गया।
33 खाद का फैक्ट्री काम नहीं कर रहा। मैं दिक्कत यह है, आप इस पार्टी को देखिए, ये बड़का झूठा पार्टी। नीतीश कुमार एक बात कहा करते थे, इस बड़का झूठा पार्टी का प्रायोरिटी देखिए, वंदे मातरम लॉन्च कर दो। अरे भाई, आदमी को खाने पे यहाँ पे दिक्कत है, रेस्टोरेंट में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इस पे कोई चिंता नहीं। ये बकवास चीज कि इसको लागू कर दिए, सब चीज बात में नहीं हो सकता था। और आखिर ये करने की क्या जरूरत थी? स्कूल की बात कर रहे हैं ना, आप स्कूल में टॉप क्लास स्कूल बनाइए, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाइए, ऐसा बनाइए कि यहाँ का बच्चा पढ़ के 50 लाख की नौकरी पाए। एक भी कॉलेज अगर आप बताइए तो इंडिया के टॉप 10 टॉप 100 में जो बिहार का कोई कॉलेज हो, यहाँ का सारा बच्चा लेबर फैक्ट्री के रूप में काम करता है। एक पूरा बिहार एक लेबर मार्केट है। बीए पास कर लिया, उसके बाद सरकारी परीक्षा का तैयारी 5 साल 8 साल 10 साल, 10 लाख 4 लाख 3 लाख सीट होता है बीपीएससी का, और उसमें 300-400 सीट होता है, उसमें 5-5 लाख बच्चा 6-6 लाख बच्चा दिन भर ये पटना के मखनिया कुआं में बाजार समिति में अपनी जवानी का 7 साल 8 साल बर्बाद करता है। मेरा यही कहना है कि अब बहुत जरूरी हो गया है कि बीजेपी को इस देश से ही सभी राज से हटा दे, वरना इस पार्टी का सिर्फ एक काम है, हिंदू मुस्लिम करना, कम्युनल एजेंडा बनाना, मीडिया एक बड़े सेक्शन पे मैंने अपना ये ऐड देने के धन पे जो है उसको कब्जा करना, और इससे लोगों का जो आम प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बाइफरकेट हो रहा है, लोगों की आम समस्या बढ़ती जा रही है। आज हमारे बिहार में ये आलम है, आप कोई भी, अभी कुछ देर पहले मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देख रहा था, दिल्ली से, नोएडा से, गुड़गांव से सब लोग अपना सारा कुछ छोड़ के जोमेटो में काम करने वाले, स्विगी में काम करने वाले सब बिहार आ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट मैटर पे ध्यान दें, ये फालतू ध्यान भटकाने की राजनीति अब बिहार में नहीं चलेगी। चलिए ठीक है, अनुज जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से, हालांकि अभी कुमकुम जी हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं, और नहीं तो उनसे भी हम सवाल ले लेते कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई। लेकिन अनुज जी एक और महत्वपूर्ण सवाल है ना कि जब अनिवार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये ऐच्छिक विषय है, भाई अगर चाहें तो ठीक है, नहीं चाहें तो ठीक नहीं है, इसके बावजूद बिहार सरकार इसे अनिवार्य कर रही है। जो लागू कर रहे हैं उन्हें ये चीज़ समझ नहीं है कि ये मामला कोर्ट में जाएगा तो वहाँ से खारिज हो जाएगा, जो डिसीजन आपने लिया निरस्त हो जाएगा। देखिए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इस पर उदाहरण है। और आपको याद विवाद क्या है, विवाद को समझिए, उस विवाद को हटाने के लिए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस पे पार्लियामेंट में ऑलरेडी है, जो उस पर चर्चा हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, अगर किसी की भी भावना अगर उसको स्वीकार नहीं कर रहे तो उसको हटा देते हैं। ईश्वरवाद की नीति से हम आना चाहते हैं, तो संविधान सभा ने जो कि राष्ट्र इसको स्वीकार नहीं किया, और इसी तर्ज पे जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अनिवार्य नहीं है कि यह आप संस्कृति का पहचान से जुड़ा हुआ है, जिसको मन होगा वो गाएंगे, जिसको लेकिन जो है उसको अनिवार्य रूप से गाया जाएगा। तो कुल मिला के और आजादी कितने वर्षों बाद जो विवाद खत्म हो चुका है, जिसपे हम ऑलरेडी विमर्श करके कानून बना चुके हैं, उस कानून से लोग जो मानते हुए चल भी रहे हैं, कहीं कोई विवाद नहीं था। लेकिन जबरदस्ती है जो इसमें धार्मिक छेक लगाकर विवाद पैदा करना चाहते हैं। कारण है कि बीजेपी को अभी शिक्षा से कोई गहरा नाता रहा, या चाहते ही नहीं कि भारत पढ़े, यहाँ के युवा पढ़े, रोजगार पाए, स्किल डेवलप कर सके, इसके लिए उनका कोई प्रावधान नहीं है। आप लगातार देख लीजिए, मोदी जी आए थे 2 करोड़ कितने नौकरी दिए बताइए, जो डाटा है पूरा का पूरा। तो अब बिहार में भी हम लोग शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के पीछे इनका मंशा यही है कि बिहार में बीजेपी हो और वह शासन दिल्ली से संचालित होगा। और जिस तरह से पूरे राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रगान वंदे मातरम कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसी बिहार में भी ला दिए, जबकि स्थिति बाकी अलग है। मैं बता दूं, विश्वविद्यालय की मैं पढ़ाता हूं विश्वविद्यालय में, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विश्वविद्यालयों की हालत इतनी खराब है कि यहाँ सत्र बहुत डिले था, बहुत विलंब था। अब सत्र को एक करने में इन्होंने क्या किया है कि 6 महीना में जो केमिकल दे दिया, 6 महीना में 3 इन्होंने सर्टिफिकेट। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि बिहार के विषयों का नाम बदल कर दीजिए छात्र कल्याण विश्वविद्यालय। यहाँ पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। बुनियादी ढांचा कैसे सुधरे, छात्र कैसे क्लास में आए, इससे कोई मतलब नहीं। सिलेबस उस पर फोकस कैसे हो, छात्रावास कैसे सुधरे, कैसे चले, ताकि बच्चों
ठीक है सर। अनुज चंद्रभूषण जी जुड़े हुए। चंद्रभूषण जी, एक चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए, चलिए ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐच्छिक विषय है, इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता, ठीक है, अगर बिहार सरकार अनिवार्य भी कर दी तो इसमें दिक्कत क्या है? मेरे ख्याल से तो देखिए, आप ही के जो सांसद हैं और आपके पार्टी के महासचिव है प्रियंका जी, उन्होंने तो बाकायदा सदन में कहा था, जब प्रधानमंत्री वंदे मातरम को लेकर चर्चा कर रहे थे और एक लंबा चौड़ा स्पीच दिया, तो प्रियंका जी ने कहा कि आप सब चीज़ तो याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या गलत किया, आप ये याद दिलाना भूल गए कि हमारे ही शासनकाल में और हमारे ही दौर में ये तमाम चीज़ें हुई, और जब हम लोग लड़ रहे थे कांग्रेस के नेता ने ही इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाया था, वंदे मातरम। तो आप लोगों को तो और दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खुश होना चाहिए कि जो कांग्रेस ने काम किया उसको अब बीजेपी आगे बढ़ा रही है। अगर विद्यालयों में वंदे मातरम गाया जाए, जनगण मन गाया जाए, तो दिक्कत क्या है? मुझे ना वंदे मातरम के किसी के गाने से ना कोई आपत्ति नहीं है। ये क्या ही है मतलब वंदे मातरम, आप इसको बिल्कुल गाइए, आप नेशनल एंथम गाइए, नेशनल सॉन्ग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये कहना है कि इससे होगा क्या? हाँ, इससे होगा क्या? और आप देखिए आज के टाइम, जब देखिए ये एक्चुअली पता ही सब करते क्यों हैं। जो बिहार सरकार वादा करके आए थे कि 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वही बिहार सरकार जो है आज उसने अनाउंस कर दिया है कि सुबह शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, जब सबसे ज़्यादा बिजली का खपत होता है, 20% एक्स्ट्रा पर यूनिट चार्ज करेगा। तो बात क्या है ना कि ये जो है ना बिल्कुल एक डिस्ट्रैक्शन पार्टी है। कोविड आएगा तो इधर का बात करेगा, बिल्कुल। मतलब मैं जितना नरेंद्र मोदी उनको जितना क्लोजली फॉलो करता हूँ, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, और इन्होंने जो भारत के साथ बेड़ा गर्क किया है ना, इसका सबसे मेन कारण यही है, ये किसी भी प्रॉब्लम को ना रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। आप जब तक कोई प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज नहीं कीजिएगा, आप उस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालेगा? अभी मेन बात था, अभी बिहार किस संकट से गुजर रहा है, चाहे गया का बात हो, चाहे जहानाबाद का हो, पेट्रोल खत्म हो रहे हैं, डीजल खत्म हो रहा है, जगह जगह पर गैस सिलेंडर के लिए झगड़े हो रहे हैं, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार में गैस सिलेंडर मिल रहा है। ये देखिए ये क्राइसिस का टाइम है, 25 दिन से ईरान इजराइल में जंग चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट टाइम में ये सब तरह का बात करना है। और पूरा भारत जानता है कि इन्होंने बजट से जो 1 लाख करोड़ का जो कैपेक्स मनी निकाल लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकाला है क्योंकि चुनाव होने तक और रिजल्ट आने तक ये दाम नहीं बढ़ाएंगे। जैसे ही चुनाव खत्म होगा सब कुछ के दाम बढ़ेंगे, और जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, हर चीज़ का दाम बढ़ेगा। तो कहने का मतलब कि इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में, इतने ग्रीम सिचुएशन में, जब देश का रेमिटेंस 30% घट गया हो, जहाँ पे हजारों बिहारी लोग बाहर आके काम करते हैं, आपको इन सब मुद्दों पे चर्चा करना चाहिए। तो ये देश का डिस्ट्रैक्शन, देखिए ये जानते हैं भली बात है कि कुछ सेगमेंट ऑफ मुस्लिम जो है वंदे मातरम से नफरत करते हैं, क्योंकि वो आनंद मठ में लिखा गया था, और जो भी लोग उस स्टोरी को पढ़ता है वो जानता है कि उसमें उन्होंने कुछ जो राइट्स के बारे में बात किया था। ये जानबूझ के इसको पुट किया गया है ताकि इसमें भी हिंदू मुस्लिम एंगल लाया जाए। इसलिए मेरा इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। वंदे मातरम गाने से क्या ही हो जाएगा? कोई बच्चा आइंस्टाइन हो जाएगा, कोई बच्चा न्यूटन हो जाएगा, या भारत जो है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लेगा, या क्या भारत गूगल का खोज कर लेगा? सब कुछ होगा नहीं। मेरा बस ये कहना है कि एक ऐसी पार्टी है जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भरोसा नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान सही मुद्दों से भटकाने में, और उसी का एक परिणाम है जो कि परिलक्षित हो रहा है। चलिए ठीक है। और हमारे साथ अनुज जी जुड़े हुए हैं, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की जो प्रवक्ता है वो भी जुड़ें और अपना पक्ष रखें, क्योंकि ज़्यादातर अब सरकार से सवाल होना चाहिए कि भाई सरकार अचानक से इस तरह के फैसले क्यों ले रही है। लेकिन अनुज जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, हम ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि भाई देखिए, बिहार ट्रेनिंग के मामले में 1000 रुपये खर्च करती है प्रति साल, जबकि केरल 15,000 रुपये। लैब बहुत कम है वहाँ पे, 26वें नंबर पर है। स्कूल ड्रॉप आउट में बहुत बुरा हाल है बिहार का। इसके अलावा भवन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन मैं जब आज वंदे मातरम की चर्चा हो रही है तो हम अपने गांव में देखते हैं, जो मेरा गांव है लखीसराय क्षेत्र में, मेरे गांव में जो विद्यालय है मिडिल स्कूल में, वहाँ पे हम सालों से देख रहे हैं। जब मैं पढ़ता था उस दौरान भी वंदे मातरम गाया जाता था, उस समय कोई अनिवार्यता नहीं थी। आज भी बच्चों को गवाया जाता है, सुबह में जब वो जाते हैं प्रार्थना की घंटी बजती, प्रार्थना होता है और उसके बाद वंदे मातरम जनगण मन गाया जाता है। बच्चों को कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से लगता है अपोजिशन को भी इस मसले से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार ने फैसला ले लिया, बच्चे गाएंगे। आमतौर पे तो नेता भी गाते ही हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किसी कार्यक्रम में जाएंगे तो सबसे पहले तो जनगण मन और तमाम चीजें गाई ही जाती है। आपकी आवाज टूट रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बिल्कुल सर, आ रही है। हेलो, ये तो एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है इस तरह की चीजों को आगे बढ़ावा देना। देखिए,
हमने कहा ना कि हमें राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाने में कहीं कोई परहेज नहीं है। हमने साफ कहा है, कहीं भी हम मुझे कहिए कहीं भी गा देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन भारत की जो आत्मा है वो क्या है, एकेश्वरवाद की है। हाँ। हम विभिन्न धर्मों को लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आप याद करिए कि वंदे मातरम को लेकर के थोड़ा सा मैं एक ऐतिहासिक संदर्भ बताना चाहता हूँ कि आखिर में विवाद शुरू कैसे हुआ था। वंदे मातरम में भारत माता को माँ दुर्गा के तर्ज पर वंदन किया गया है। उसमें कुछ लोग हैं जो कि वो लगा कि एक धर्म का गुणगान गाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर के 1937 मेरे ख्याल से 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने क्या हुआ, फैसला हुआ था कि जो विवादित पैरा था, 2 पैरा, उसको हटा करके जो गाने लगे और लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद से आपने देखा होगा कि लगातार लोग अपने मन से गा रहे हैं, थोपने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो देश में है कि हर किसी का सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो आत्मा है यही है कि हम विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो जहां किसी को आपत्ति हुई उसको हटा के फिर हम एक साथ गाने लगे, और जब और विवाद कभी हुआ भी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोपा नहीं जा सकता, अनिवार्य रूप से अनिवार्य नहीं बनाया सकता, जिनको गाना है वो गाइए। लेकिन इस सरकार को सिर्फ हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा करना है। आदि अब सांस्कृतिक महत्व को कम समझते हैं। ये सांस्कृतिक महत्व हमारे एकता की है, लेकिन ये है जो कि उस सांस्कृतिक एकता को विश्व गुरु बनने के चक्कर में है जो कि सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें, ताकि बाकी धर्म के लोग है जो कि एक दूसरे में लड़ते बिखरते रहें। ठीक है, एजेंडा ही कुछ अलग है ना। चलिए ठीक है, कुमकुम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं सर। ठीक है, कुमकुम जी जुड़ गई हैं सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ। कुमकुम जी, क्या जरूरत पड़ गई थी बिहार जैसे प्रदेश में लागू करने की, या बीजेपी अपनी धमक अब दिखाना चाहती है बिहार में कि चलिए अब हो गया, नीतीश बाबू बोरिया बिस्तर समेट के जाइए दिल्ली, अब हम अपने तरीके से अपने एजेंडों को लागू करेंगे बिहार में? दीपक जी, राष्ट्रगीत पे जिसमें भारत माता का वंदन किया गया हो, जिस देश का नाम भारत हो, और उसके ऊपर डिबेट का जो स्तर है वो इतना छिछला। मैं सुन रही थी अभी अपने 2 पैनलिस्ट को, एक कांग्रेस से थे, दूसरे आरजेडी से थे। एक कह रहे थे कि स्कूल का मतलब स्कूल पे काम किया जाता तो बेहतर होता, तो चरवाहा विद्यालय हम लेकर आए थे। शिक्षा मित्र की बहाली पंचायत के माध्यम से हमने की थी, ठीक, जिसके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं थी, जिसके पास कोई उसको चेक करने का तंत्र यंत्र नहीं था कि टीचर के क्वालिफिकेशन को, टीचर की जो उसकी पढ़ाने की शैली है, जो टीचर की टीचिंग स्किल्स है, उसको कैसे टेस्ट किया जाए। तो मुझे लगता है कि उन लोग का तो स्तर इतना मतलब कि इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है कि क्या कहा जाए। ये जो अभी वंदे मातरम की बात, जो नेशनल सॉन्ग है हमारा, उसको क्या किसी हमने ऐसे ही मतलब कि लागू कर दिया है, या स्कूल में उन बच्चों के अंदर जो देश के प्रति जो मातृत्व भाव है, यहाँ पे देश के स्वच्छ जल को, अनाज को, स्वच्छ पानी को किस तरह से वंदन किया गया है, और उसको हमने जब उसको आइडेंटिफाई किया 150 साल के बाद, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको अभी रिसेंटली ने सुना होगा कि लोकसभा में किस तरीके से उन्होंने इस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में अपनी बातों को रखा, और पूरे देश भर में खास करके शिक्षा का जो इंस्टीट्यूशन है उसमें लागू किया। तो इनकी समझदारी पे मुझे तरस आता है, और दूसरे उनको मुझे लगता है कि पूरे देश भर को तरस आ रहा है। जो साहेब बीबी और गुलाम, जिनके स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा साहेब बीबी और गुलाम की बात करते हो, और सही में हाई कमांड का कल्चर तो एक था ना, 10 जनपद हाई कमांड से, एक समय पे हम सुना करते थे डिबेट में हाई कमांड से ये डिसीजन होगा। आप पत्रकार बंधु भी हाई कमांड की बात बहुत ही ज्यादा किया करते थे। वो हाई कमांड का जो रियूज हुआ है ना, जो डिसमेंटलिंग हुआ है, जो नेस्तनाबूत हुआ है, वो देश की जनता ने किया है। और हमने अगर नेशनल सॉन्ग को, जो कब का लिखा गया है इसको, जबकि आपको मैं बताऊं कि कांग्रेस के अधिवेशन में इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कलकत्ता में इसको गाया था, लेकिन इनका दर्द बहुत बड़ा था। अगर आप इनको समझेंगे, इस पूरी कांग्रेस और राजद की आप ना पूरे उसके फाउंडेशन को देखिए। जब तक आप फाउंडेशन नहीं देखेंगे आपको बिल्डिंग की हमें समझ नहीं आएगी। इनका क्योंकि उसमें जो भाव था, उस भाव से इनका कोई वास्ता नहीं था। मैं आप ना तो इनको इंस्टीट्यूशन से वास्ता था, ना तो इनको ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता था। दीपक जी, आर यू अवेयर ऑफ
आर कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन वी वर डिबेटिंग, जिस समय हम डिबेट कर रहे थे संविधान सभा में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गांव की बातों को नहीं रखा गया, उसको बोला गया कि हम बाद में लेंगे। जिस समय देश की 90% आबादी गांव में रह रही थी, गांव अछूता रहा संविधान से। वो आज हमें उनकी बातों को तो सुनना भी लगता है ना कि पाप होगा देश की जनता को। वो इस तरीके की भाषा शैली, वो हाई कमांड के कल्चर से अभी तक वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। चलिए ठीक है मैडम, तो उनको निकलना पड़ेगा और हम नहीं, देश की जनता उनको निकालेगी। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगी, इनकी समझ को देखिए कि जो चाइनीज जो डॉक्ट्रिन था, जो 5 फिंगर पाम पॉलिसी था चाइनीज प्रेसिडेंट का उस समय पे, उसको हमारे नेहरू जी ने अपना हाथ का पंजा, अपना इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी का मतलब स्तंभ चिन्ह बनाया कि हमारा हाथ का पंजा रहेगा। नेशनल अलाइनमेंट पॉलिसी, इनको कॉपी करने की आदत है, इनकी अपनी कोई समझ नहीं है। नेशनल अलाइनमेंट पॉलिसी कभी वीके मेनन, इसको 1956 या 53 की बात है, इसको उन्होंने यूएसए में बोला था, उसको हमारे नेहरू जी जो थे वो लेकर के आए कि हम नेशनल अलाइनमेंट पॉलिसी लाएंगे, और नेशनल अलाइनमेंट पॉलिसी उनके जान का काल बन गया था। और यही वजह रहा था कि चाइना के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ। हम यूएन में भी गए। ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो हम समझ लेंगे इनसे भी, चंद्रभूषण जी से भी और अनुज जी से भी, क्योंकि आपने कई महत्वपूर्ण सवाल उठा दिए। लेकिन सवाल तो ये है कि बिहार में पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, लेकिन अभी कभी भी ऐसी कवायद की या हिम्मत नहीं की कि भाई स्कूलों में इस तरह का छेड़छाड़ किया जाए। लेकिन जैसे ही बीजेपी के सत्ता की भनक लगी, अब देखिए चीज़ें बदल रही है। चाहे गृह मंत्रालय लेना हो, चाहे फिर लालू जी का आवास खाली करवाना हो, चाहे विद्यालय में वंदे मातरम का एक नोटिस चिपकाना हो। वंदे मातरम को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि जरूरी है या मजबूरी है बिहार में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐच्छिक बताया लेकिन सरकार ने अनिवार्य कर दिया। हालांकि बिहार कोई ऐसा पहला राज्य नहीं है, इससे पहले मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हो चुका है। अब अनुज जी के पास चलते हैं। अनुज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, जिस तरीके से कुमकुम जी कह रहे हैं, आप सुन रहे थे, आवाज पहुंच रही थी आप तक? जी बिल्कुल। कई सारे सवाल उठा दिए मैडम ने। नहीं, मैं इनके सवालों को जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि कुमकुम जी बहुत सतही बात करते हैं। दरअसल क्या है, इस देश में अंधभक्तों की एक अलग ढंग का नॉलेज है, अलग ढंग से सोच काम करता है। उनको जो कि एक ऐसा चश्मा है जो अतीत तो देख पाते हैं, लेकिन भविष्य की कोई योजना नहीं बना पाते। अब इनको पता नहीं, इनको लगता है कि सब काम 2014 के बाद ही हो रहा है। अब इन्होंने कहा कि वंदे मातरम की आइडेंटिफाई पहली बार है जो कि नरेंद्र मोदी साहब ने किया। जबकि बताइए कि हमारे सांस्कृतिक पहचान है, ये राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ विषय है। जितने भी हमारे जो सरफरोशी की तमन्ना रखने वाले लोग थे, जो देश की आजादी में के आंदोलन में भाग ले रहे थे, वो सब वंदे मातरम गाते थे। लेकर इसकी पहचान है जो कि अभी हुआ है। अरे भाई, इस पे ऑलरेडी डिबेट हो चुका है, संविधान सभा में डिबेट हुआ है, उसके बाद कानून बने, नियम बने। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर है, इनसे पूछिए जरा, तब सारा डिबेट का मतलब समझ में आ जाएगी। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर क्या है? एक को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, एक स्वैच्छिक रूप से जो कि सांस्कृतिक महत्व को समझते हुए, राष्ट्रीय भावना को समझते हुए स्वेच्छा से गा सकते हैं। यही फर्क है ना। देखिए दरअसल क्या है, एक बार मैं जरूरी बात करता हूँ कि इनको भारतीय संस्कृति की पहचान बहुत कम है, क्योंकि गांव से जुड़े हुए लोग जो गरीब हैं, गुरुआ हैं, दलित हैं, उनसे कोई संबंध नहीं है। अभी इन्होंने बहुत उपहास बनाया चरवाहा विद्यालय का। अगर आप चरवाहा विद्यालय को समझना चाहते हैं तो थोड़ा 2 मिनट धैर्य से सुनिए। गांव में घूमिए, गांव में कई ऐसे परिवार हैं जिनकी बच्चियां पढ़ने नहीं जाती हैं। क्यों नहीं पढ़ने जाते हैं? कि माँ बाप गए हैं खेतों में काम करने, दूसरे के घर में मजदूरी करने, लेकिन घर संभालने वाला कोई नहीं है। उनके घर में छोटे बच्चे हैं, मवेशी है, कोई देखने वाला नहीं है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि अपने बच्चों को घर में छोड़ करके माँ बाप चले जाते हैं मजदूरी करने। उस बच्चे की शिक्षा बाधित होती है। वो बच्चा कहाँ पढ़ेगा? इसी कॉन्सेप्ट पे है जो कि चरवाहा विद्यालय जैसे विद्यालय की सोच को आगे बढ़ाया गया था, ताकि जो बच्चे शहर की तरफ से, यहाँ क्या बोलते हैं उसको, क्रेच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जहां बच्चे को रख कर जो कि माँ बाप चले जाते हैं ऑफिस। गाँव में तो सुविधा है नहीं। लेकिन वैसे जो बच्चे, गरीब बच्चे हैं जो घर की देखभाल नहीं करते हैं और जिनके माँ बाप मजदूरी करने जाते हैं, वो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? जो बकरी चरा रहे हैं, सुअर चरा रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो उस कॉन्सेप्ट को था कि भाई उसकी रक्षा हो जाए, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई भी हो जाए। लेकिन चूंकि इनको तो मतलब है नहीं, चूंकि गांव में रहें तब ना गांव की जो समस्या है, बुनियादी सुविधा जो समस्या, उससे जुड़ पाए।
ये तो समझेंगे नहीं। गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ों से क्या मतलब है? ये तो हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, सामंती लोग हैं, और यह है जो कि हमें बड़ा बड़ा उपदेश दे रहे हैं, राष्ट्रीय भावना की बात कर रहे हैं। कुल मिला के दीपक जी मैं कहता हूं कि अगर स्कूल में अगर किसी चीज का विकास करना है तो नैतिक मूल्यों का विकास करिए। इस देश में हम सब क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, विकास करते जा रहे हैं। नैतिकता ही एक ऐसी चीज है जिसका विकास नहीं हो पा रहा है। हम और नैतिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। अरे हम तो गांधी के देश के लोग हैं, हम तो बुद्ध के देश के लोग हैं। गांधी जी कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। लेकिन पता नहीं बीजेपी वालों को और इंडिया वालों को कब सम्मति आएगी। मुझे तो इस पे हैरानी हो रही है। अरे बुद्ध को पढ़िए ना, जहां मानवता, करुणा, प्रेम की बात करते हैं। इसलिए तो मोदी जी भी विदेश जाते हैं तो क्या कहते हैं, हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो अरे भैया आप इन चीजों को विकसित करिए, ये हमारी पहचान है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो वंदे मातरम से ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाला अनुशासन, डिसिप्लिन चीजें नहीं आगे बढ़ेगी सर? देखिए हमने क्या कहा, ना किसी पे रोक था, ना ही किसी पे थोपा गया था। ठीक। अगर हमने पहले भी कहा, अगर राष्ट्रीय भावना आपके अंदर अगर जागृत होगी तो श्रोता खुद गाएंगे। जैसे आजादी की लड़ाई में जो भाग लेने वाले हमारे जो स्वाधीनता सेनानी के लोग थे, वो सरफरोशी की तमन्ना दिल में रखते थे और जुबान पे वंदे मातरम रखते थे। बिल्कुल, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन आप किसी को जबरदस्ती गवाएंगे तो ठोका हुआ चीज है, अंदर से राष्ट्र भावना नहीं है, लेकिन जुबान पे है जो कि वंदे मातरम चल रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। आप बच्चों को राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति, इतिहास के प्रति, मानवीय चेतना के प्रति जागरूक करिए। राष्ट्र तो अपने आप बन जाएगा, वंदे मातरम तो अपने आप गाने लगेंगे वो। ठीक है, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है, लेकिन ये जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं। चले ठीक है। और कुमकुम जी आप सुन रही हैं, बहुत सारे अनुशासन, डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं आरजेडी के जो अनुज जी हैं हमारे साथ। ये चरवाहा विद्यालय पढ़ के आए हैं दीपक जी, तो चरवाहा वाली बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जस्टिफाई कर रहे हैं कि चरवाहा विद्यालय तो इतना बेहतरीन था। दूसरे बार भी कहा था, कहां से पढ़ी जरा बता दीजिए, मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूं। महागठबंधन में आप शांत रहिए। पिछले डिबेट में भी हमने कहा था इनकी योग्यता बता दीजिए। शांत हो जाइए। व्यक्तिगत नहीं, आपकी आदत है व्यक्तिगत हमला करते हैं। अपनी डिग्री बता दीजिए। आप जो प्रधानमंत्री तो डिग्री बताए नहीं, आज तक आप ही बता दिए डिग्री। ऐसा है ना, लठैती करूंगा क्योंकि आप हमेशा व्यक्तिगत हमला करते हो। आपके प्रधानमंत्री डिग्री दिखाया नहीं, आप ही बता दिए कितना पढ़ी लिखी है। भाषा में ही दूसरे के क्वालिफिकेशन का सवाल खड़ा करती है, आप ही बता दिए कितना पढ़ी लिखी है। मैं पिछले प्रधानमंत्री डिग्री दिखाए नहीं। अनुज जी व्यक्तिगत ना हो, ठीक है, चरवाहा विद्यालय को लेकर चर्चा होती है। अभी भी तो कौन सा बिहार में, दीपक जी अभी भी बिहार की स्थिति ठीक नहीं है विद्यालय में। हम तो अभी भी देखते हैं कहीं क्लासरूम नहीं है, कहीं दरवाजे नहीं है, कहीं गेट नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं स्वच्छ पानी नहीं है। बिहार में तो हम हर रोज देखते हैं, शायद कुमकुम जी को ना दिखे, सरकार को ना दिखे, विभागीय आला अधिकारी को ना दिखे, हमें तो दिखता है हर रोज। दीपक जी, एम आई अलाउड टू स्पीक? हाँ बोलिए। मतलब कोई डिसिप्लिन है हम लोग के साथ या एक डिसिप्लिन के तहत डिबेट हो रहा है? ना आप बोलिए ना मैडम, बोलिए। मेरा कहना है कि जिनके साथ कोलिशन पार्टनरशिप में है वो एसीटी की बात करते हैं, वो सीएटी की बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं, एसीटी एग्जामिनेशन जो है वो यूएसए में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एसीटी क्वालिफाई करना पड़ता है। इनके जो कहते हैं ना कि ऑपोजिशन के लोकसभा में जो लीडर हैं वो फार्मर्स के साथ हरियाणा में जाकर बात करते हैं कि आप लोग एसीटी समझते हैं। तो एक तरफ चरवाहा विद्यालय की बात होती है और दूसरी तरफ बात होती है एसीटी की, कि एसीटी आप फॉरेन यूनिवर्सिटी और उसमें भी जाकर के अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाकर के ऐसे आप क्वालिफाई करेंगे। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने राहुल जी को सुना, फार्मर्स के साथ बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चे एसीटी के लेवल पे कम्पीट करेंगे। तो इनकी मानसिकता को आप समझिए, ये दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, ये लोग सूर्य ग्रहण है, इनकी तरफ जो देखेगा ना उनकी आंखें खराब हो जाएंगी, ये उस तरीके के लोग हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि देश के अंदर जब से देश आजाद हुआ है, हमारे देश में एक सिलसिलेवार ढंग से अगर आप देखेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को अगस्त 1947 से लेकर के 13 मई 1952 तक, फिर 13 मई 1952 से लेकर के 17 अप्रैल 1957 तक, फिर 17 अप्रैल 1957 से लेकर के 22 फरवरी 1958 तक, ये 10 साल 165 दिन ये शिक्षा मंत्री हमारे होते हैं जो देश की आजादी के बाद रहते हैं। उसके बाद हुमायूं कबीर साहब आते हैं, उसके बाद से फखरुद्दीन साहब आते हैं, उसके बाद से नूरुल साहब आते हैं। मतलब हमारे देश के अंदर लगभग 25 से 30 साल मुस्लिम लोगों ने
शिक्षा मंत्री के तौर पे हमारे मुस्लिम लोग रहे, जिसमें हमारे पाठ्यक्रम को बिल्कुल कहते हैं ना कि एक अलग ही रूप दे दिया गया कि तैमूर लंग बहुत बढ़िया था, बाबर बहुत बढ़िया था, हमारा औरंगजेब बहुत बढ़िया था। आपको भी पता है कि किन किन रोड्स का जो नाम क्या था, आज भी दारा सिकों के नाम पे रोड आज भी बरकरार है। आप राष्ट्रपति भवन के पीछे वाले दरवाजे पे आप जाइए, आप नॉर्थ एवेन्यू की तरफ से आप देख पाएंगे कि वहां पे, माफ कीजिएगा, साउथ एवेन्यू की तरफ से, कि वहां पे आज भी उस रोड का नाम वैसे ही लिखा हुआ है। तो इन लोगों ने, इनको डर था, इनको डर ये रहा कि अगर आप पूरे इस वंदे मातरम को अगर आप सुनेंगे, उसमें संस्कृत और बांग्ला भी है उसके अंदर। अब बांग्लादेश को तो इन्होंने दे दिया, तो एक तो वो डर था। दूसरी बात, वहां पे गांव की बात हो रही है, वहां पे स्वच्छ जल की बात हो रही है, वहां पे स्वच्छ अनाज की बात हो रही है, वहां पे भारत माता का वंदन हो रहा है। तो जिस संविधान की ये बात कर रहे थे, अपने आप को ये बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल, ही कंसीडर्स ही इज द टॉप मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड नो वन कैन कंपीट हिम इन दिस वर्ल्ड। बिहारी तो खैर बहुत दूर की बात है। तो मैं एक उनको बताना चाहूंगी कि जिस संविधान सभा की ये बात कर रहे हैं, उस संविधान सभा में गांव का जब जिक्र आया, तो क्या संविधान में गांव की बात हुई है? जो पहला संविधान जो 1993 से पहले, क्या गांव को उसका अधिकार मिला था? जबकि मैं यही बात कर रही थी कि उसके पहले तो गांव की कोई चर्चा ही नहीं हुई, गांव की कोई बात ही नहीं हुई, और उसको लेकर के अंबेडकर भी चिंतित थे। तो इनके नेहरू साहब ने, और लालू जी तो खैर कमाल के आदमी थे। लालू जी का कहना क्या, इनका चरवाहा विद्यालय के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप समझिए कितना बड़ा सगुफा इन्होंने पेश किया था कि वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ, माफ कीजिएगा, वो आता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि चरवाहा विद्यालय है क्या, और उसके बाद से उसको कुछ नहीं मिलता, वो खाली हाथ यहां से जाता है। साहेब बीबी गुलाम, हाई कमांड की राजनीति एक तरफ, मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि मैं पर्सनल कटाक्ष में, तो जब कहते हैं ना कि जब इंसान कमजोर पड़ता है ना, तो पर्सनल कटाक्ष करता है। पर्सनल कटाक्ष तो मैं किसी कीमत पे नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरा परिवार का तो संस्कार तो बाद में मैं करूंगी। ये हमारे भाजपा में जिस जगह की, जिस संगठन की मैं मेंबर ऑन ओथ हूं, हमें वो इस चीज की इजाजत नहीं देता, तो मैं तो कतई नहीं बोलूंगी। जबकि इनके प्रवक्ताओं को मैंने कितनी बार सुना है बोलते हुए कि हमने बर्तन धोने वाली को, हमने कपड़ा धोने वाली को विधान परिषद में भेजा है। शर्म आता है कि इनको देश की महिलाओं के लिए, खास करके बिहार की महिलाओं के लिए इनके मन में कितना आदर सम्मान है। ये नियत की बात करते हैं, कहां से नियत साफ हो जाएगा? जहां साध्य, साधन और साधना में बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल उनका वहां पे दलदल स्थिति है, वहां पे ये नियत की बात करते हैं। इनकी नियत कब साफ थी? चलिए ठीक, अगर नियत साफ होती तो आज ये 25 सीट पे नहीं रह जाते। चलिए ठीक है मैडम, आप 25 सीट बोल रहे हैं, कभी आप लोगों का भी यही स्थिति रहा है संसद में भी और बिहार में भी। 2010 कोई भूला नहीं है बिहार के लोग। 2010 में आप लोगों की क्या स्थिति थी? हमारा ट्रेजेक्ट्री, दीपक जी हमारी ट्रेजेक्ट्री हमेशा बढ़ी है। हमारी ट्रेजेक्ट्री में बिहार में कभी नसीब हुआ सत्ता में आने का? पूछिए बीजेपी को। नीचे ठीक है अनु जी, इनको मैं बोल दी इनको कि ये सूर्य ग्रहण है, इनकी तरफ देखना भी पाप है। ग्रीन गमछा सिंड्रोम से ये लोग पीड़ित हैं। अनुज जी देखिए दीपक जी, मैं व्यक्तिगत भावनाओं को आहत नहीं करता, ठीक है ना। आप पिछला डिबेट निकाल कर देखिएगा तो ये इन्होंने व्यक्तिगत हमला किया, जिसको मुझे मजबूरी में जवाब देना पड़ा था, लेकिन इन चीजों को बीत गई। आपके पास डिबेट का रिकॉर्ड भी होगा। देखिए कुल मिला के मैं बार बार कहता हूँ कि बीजेपी बिहार के सत्ता में कभी नहीं रही, कभी इनको नसीब ही नहीं हुआ कि बिहार के सत्ता में रहे। एन जोड़ गणित करके भले नीतीश कुमार के साथ चिपके हुए हैं और सत्ता में हैं ये। अब नीतीश कुमार को इन्होंने हटा दिया। मैंने पहले भी कहा था, जब नीतीश कुमार से पहली बार गृह मंत्रालय छीना गया था, उसी समय हमने कहा था गृह मंत्रालय छीनकर नीतीश कुमार को दंतहीन बना दिया गया। उसके बाद राज्यसभा भेजकर बिल्कुल समाजवादी जो परिपाटी था, जो धार्मिक निरपेक्ष ताकत जो बिहार में इतने सालों तक सत्ता में थी, चाहे लालू हो चाहे नीतीश हो, उसको इन लोगों ने हटा दिया। अभी भी तो आप लोगों के पास नंबर है ना सर, हम तो उस दिन भी कह रहे थे नंबर्स तो आप लोगों के पास है, समाजवादी विचारधारा को बचा लीजिए, क्या दिक्कत है? दीपक भाई नंबर की गेम छोड़ दीजिए, लेकिन बिहार की धरती सामाजिक न्याय की धरती है, समाजवादियों की धरती है। चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे जेपी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे मंडल हो, चाहे नीतीश कुमार हो, इनका दाल कभी नहीं गला, इसीलिए इनको नसीब नहीं हुआ बिहार के सत्ता में आने का। लेकिन ये चूंकि अब लोगों को जो कि साजिश करके फंसाते हैं, उसको मजबूर करते हैं, जैसे अगर सांप किसी कमजोर जानवर को पकड़ता फिर अपना शिकंजा कसने लगता है, नीतीश कुमार उसमें फंस गए। इसलिए ये है जो कि अब सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। अब आते हैं, देख ले रहे हैं
पहली बार जब इनको गृह मंत्रालय मिला तो गरीबों के घर पे बुलडोजर चला दिया इन्होंने। नहीं, इसको करेक्ट कर लीजिए सर। गरीबों के बुलडोजर, गरीबों के घरों पे बुलडोजर सम्राट चौधरी जी के निर्देश पे नहीं चला, वो कोर्ट के निर्देश पे चला है भाई। लेकिन कोर्ट के निर्देश पे सरकार के पास अगर मानवीय चेहरा होता, सरकार का पालन करने का काम है सर। आप ऐसे कंफ्यूज कीजिएगा, लोग तो ऐसे ही विलन बना रखे हैं सम्राट चौधरी को कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने, हमारा घर टूट रहा है, सड़कों से अतिक्रमण हट रहा है। दीपक जी सुनिए, संविधान में प्रावधान है, किसी भी दलित को अगर आप हटाते हैं उसको सेटल करते हैं, पहले उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। वो तमाम चीजें सर, अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जमीन का अतिक्रमण कर ले, 100 फीट का रास्ता है और वहां पे 20 फीट ही छोड़े, 80 फीट अतिक्रमण कर ले, ये भी तरीका ठीक नहीं। वो कोई भी हो सकता है, दलित हो, सवर्ण हो, सभी लोग हैं। दीपक जी सड़कों का अतिक्रमण हटा दीजिए। उस कड़कड़ाते ठंड में जो 20 साल 30 साल 50 साल से जो घर बना कर रह रहे हैं, जिस घर में बच्चे रह रहे हैं, बुढ़ी रह रहे हैं, बीमारी मरीज रह रहे हैं, उसको प्रकार ठंड में तोड़ दिया, उसके लिए कोई विकल्प नहीं। अनुज जी मैं तो आपको देखिए, अगर आप कह रहे हैं ना अतिक्रमण को लेकर, हम तो इतने उदाहरण दे देंगे। मैं अपने गांव का उदाहरण दे देता हूं। मेरे गांव में हाई स्कूल नहीं है, मुझे बनाना है, जमीन पड़ा हुआ है, सरकारी जमीन है, अतिक्रमण है, इतना अतिक्रमण है कि मैं विद्यालय नहीं बनवा पा रहा हूं। हर बार हमने कोशिश कर लिया। ये बिहार के पूरे बिहार में कमावेश स्थिति है सर। हम मोतिहारी में गए, मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं अतिक्रमण, हजारों एकड़ जमीन है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो हटाना तो पड़ेगा ना कहीं तो कुछ तो शुरुआत करनी पड़ेगी। दीपक जी देखिए, बिहार की सामाजिक स्ट्रक्चर अलग है। हाँ। बिहार में है जो कि भूमिहीन लोगों की संख्या ज्यादा है। मेरी बात सुनिए, इसीलिए यहाँ भूदान आंदोलन भी चलाया गया था। याद करिए उन चीजों को। हाँ। इस पर भूमि ही नहीं रहेगा कहाँ भाई। अब मांझी जी को देखिए, मांझी एक ऐसा परिवार है बिहार में जो अगर पहला कदम निकालता है तो दूसरे की जमीन में निकालता है, कहाँ जाएगा वो? उसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी ना, संविधान में नियम है। दलित पिछड़ों को अगर पहले सेटलमेंट का प्रावधान है, पहले उसको सेट करिए, उसको बना के दीजिए। पिछड़ा में ही नहीं है सर, ये सभी समुदाय में है अरुण जी। मैं दलित बस्तियों की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं दीपक जी, मैं तो कई ऐसे सवर्ण परिवार को जानता हूँ, मेरे ख्याल से इस बात से इत्तेफाक कुमकुम जी भी रखेंगे। मैं कई ऐसे सवर्ण परिवार को देखा हूँ जिनके पास घर नहीं है, कहीं बाहर रह रहे हैं, कहीं पंचायत भवन में रह रहे हैं, सामुदायिक भवन में रह रहे हैं, ऐसे लोग हैं बिहार में। बिल्कुल, मैं कह रहा ना कि अगर मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो किसी को भी कड़कड़ाते ठंड में घर से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। हाँ। इसमें मरीज जो ओल्ड एज के लोग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, मरीज हैं, सब हैं। लेकिन यह मानवीय घटना घटी, नीतीश कुमार के समय में नहीं घटता था ये। चलिए ठीक है जो आप कह रहे हैं। कुमकुम जी, अभी ये जो आज आदेश आया, इसके बाद मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि बिहार में अब जो संघ की नीतियां हैं, जो बीजेपी का एजेंडा रहा है बरसों से, जिस एजेंडे पे काम कर रही है, अब उस एजेंडे को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि पिछले हाल ही में 1-1.5 महीने में जो डिसीजन हमने देखे हैं बिहार सरकार का, पिछले 20 सालों में तो मुझे नजर नहीं आया कि नीतीश कुमार ने ऐसा डिसीजन लिया हो कभी। दीपक जी, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ क्या डिसीजन लिया है, और वो डिसीजन जो है वो पब्लिक के, बिहार की आवाम के हित में नहीं है। आप मुझे गिनवाइए, मैं आपके लाइव डिबेट पे मेरी कोशिश होगी कि जितनी मेरी समझ है मैं आपके हर सवाल का मैं उत्तर दे सकूं, हर सवाल का उत्तर दे सकूं। मैं मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है बिहार के ज्योग्राफी को लेकर के, बिहार के डेमोग्राफी को लेकर, बिहार के डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर के, बिहार की इकोनॉमी को लेकर के, बिहार के फिजिकल हेल्थ को लेकर के, मैं हर मुद्दे पे आपका जवाब दूंगी। अगर वंदे मातरम अगर स्कूल में इसको लागू कर दिया गया और वंदे मातरम गाते वक्त जो भाव आता है, कभी आप आज जब सोने से पहले जब जाएंगे तो सुबह नहीं बेशक रात में ही जरा हाथ दोनों जोड़ करके, आंख बंद करके, इस गीत को शायद अभी सबों को याद नहीं है, इसको गाइएगा। अगर आपको आज रात अच्छी नींद नहीं आई तो दीपक जी कल सवेरे मुझे आप कॉल कीजिएगा। नहीं मैडम, आप गा सकती हैं, भावना है मैडम आप गा सकती हैं, आपकी सरकार है, लागू कर रही है पूरे बिहार पे। सब जब लोग मानेंगे, आपको पता है पूरा गीत। नहीं, बिल्कुल वही बात मैं कह रही हूँ कि हम सबों को ये जो सुकून देता है, ये गीत जो सुकून देता है, इसको जिस तरीके से लयबद्ध किया गया है, अगर आप इसको सुनेंगे, मैं वही बात बोली, एक सुकून देता है, एक सुकून देता है, और ये सुकून देता है हमारी राष्ट्रीयता को, हमारे मन के अंदर जो भावना है। अगर देखिए आप कह रही हैं ना, हम और आप दीपक जी
जो दीपक जी वो लाइन क्या भूल गया, पर हमने तो स्कूल में पढ़ा था ना कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मेरा रोम रोम जो है ना वो भारत माता के लिए वंदन करता है। अब मैडम मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन बिहार को लेकर के नहीं मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि झंडा क्यों नहीं फहराते? अनुज जी मैं बोलूंगा नहीं तो बहुत लोग बुरे मान जाएंगे। कुछ समय पहले मैं बिहार बीजेपी के दफ्तर में था और एक कार्यक्रम चल रहा था। जब आप जिक्र कर रही हैं वंदे मातरम का, तो मैं उस समय की बात को याद दिला देता हूं। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और आपके पार्टी से मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद हैं, वहाँ पे डिप्टी सीएम साहब थे, 2-3 मंत्री थे, और कार्यक्रम चल रहा था चुनाव से ठीक पहले का। चुनाव के दौरान हम बिहार में घूम रहे थे और कार्यक्रम हो रहा था, उसमें तमाम अलग अलग कोर्ट के एडवोकेट थे और अधिवक्ताओं के साथ बैठक चल रही थी और वंदे मातरम का गीत शुरू हुआ और पता नहीं क्या हुआ अचानक से कि सभी लोग लाइन ही भूल गए। दूसरा वाला पहले स्लोगन तो गा दिए, दूसरा लाइन भूल गए। हम देख रहे हैं चारों तरफ सब लोग साइलेंट। ऐसा है दीपक जी ऐसा है। और वो मेरे ख्याल से मेरे पास होगा भी, वो वीडियो पड़ा होगा। अब सुन लीजिए आप दीपक जी प्लीज, आई गॉट योर पॉइंट, लेट मी आंसर। आपने जो बोला, मैं क्या बोली, मैं ये कह रही हूँ कि यह गीत जब तक, यही तो वजह है कि अगर सबों को याद ही रहता, अगर सबों के जहम में होता ही, सबों को ख्याल ही होता, तो हमें फिर बच्चों के स्कूल में, कहते हैं ना एलिमेंट्री लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे, जहां इमारत की नींव पड़ रही है, वहां हमें लागू नहीं करना पड़ता। हम सबों में से किसी को भी पूरी गीत याद नहीं है, उसमें बांग्ला का भी शब्दावली है, उसमें संस्कृत भी है, तो वो गीत मैं तो खुद भी कह रही हूँ कि हम सबों में से किसी को भी याद नहीं है। इसलिए जब हम अब ए मेरे वतन के लोगों तो बहुत लंबी गीत है, हनुमान चालीसा को तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लंबा है, तो हम सबने जब उसको अपनाया तो हम सबों को याद है ना, दुर्गा सप्तशती का जो श्लोक है हमें याद है ना। तो अगर ये वंदे मातरम जो भगवान, जो हम माता, भारत माता की वंदन कर रहे हैं, अगर हम इसे सब हम लोग याद कर लेते हैं, मैं तो आज भी आपको कह रही हूँ कि जब आप आज सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली, आपको या तो गूगल खोलना होगा या फिर आप यूट्यूब के माध्यम से आप उसको गुनगुनाएंगे। लेकिन एक बार जब गुनगुनाना साधना शुरू करेंगे तो 5 दिन से 7 दिन के अंदर आपको याद हो जाएगा। मुझे पूरा याद है मैडम, मुझे पूरा याद है। गाएंगे मुझे मैं बचपन में मेरे विद्यालय में, जो मेरे गांव का विद्यालय, वहाँ पे हर रोज होता है। नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। हाँ दीपक जी, हम लोग बचपन में ही गाते थे, कोई नई बात थोड़ी बोल रहे हैं। के माध्यम से बातचीत हो रही है तो ये फिंगर आपकी तरफ तो नहीं उठा रही हूँ मैं कि आपको याद नहीं है। मैंने ऐसा बोला क्या? मैं तो ये बात नहीं बोली ना। मैं तो कह रही हूँ कि इसको उस भावना के साथ देश की जनता जब अपने अंदर डाल लेगी, जब हमारे बच्चे अंदर फाउंडेशन लेवल पे डालेंगे, तो जो भाव है, जो देश के प्रति भाव है, वो क्या भाव होगा। मतलब मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति अपने देश के खिलाफ जाएगा या अपने देश के नीतियों के खिलाफ जाएगा। जब भी प्रधानमंत्री जी बोले कोई काम हुआ, थाली बजाइए, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा गैस सिलेंडर लेकर खड़े हो जाइए, खड़ा हो गया। इससे ज्यादा देशभक्ति मैडम कौन दिखा सकता है इस हिंदुस्तान में? पूरा हिंदुस्तान देशभक्ति के लिए खड़ा रहता है। मैं ना एक बात बता रही हूँ, सुनिए दीपक जी। 1974 की, जहां तक 1964 या 74 में, थोड़ा सा प्लीज मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, ओलंपिक में जापान का एक खिलाड़ी है, एथलीट है वो, ही इज एन एथलीट। मैं खुद भी एक नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन वुमेन हूँ, तो इसलिए वो दौड़ रहा है। दौड़ने के बाद से वो लगभग जितने भी लोग होते हैं उसमें वो रेस कंप्लीट कर चुके होते हैं। बट लास्ट वाला जो होता है वो बीच में छोड़ सकता था, लेकिन उसकी एक मर्यादा है, उसका एक सम्मान है अपने खेल के प्रति। वो अपने देश के लिए जापान को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दौड़ता है और दौड़ करके जब, और जितने लोग जो विनर थे, रनर अप थे, सेकेंड या थर्ड थे, उनके लिए नहीं खड़े हुए, उनसे ज्यादा जो वो कंप्लीट कर रहे थे अपनी रेस को, क्योंकि वो अत्यंत पीड़ा में थे, तब उस समय पे स्टेडियम के 70,000 लोगों ने उसको सलामी दी थी। तो ये स्वाभिमान और ये अभिमान होना चाहिए हमें अपने देश के लिए, और इसमें कोई भी विरोध का स्वर उठने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। कोई विरोध नहीं हो रहा। ठीक है मैडम, जो आप दोनों जुड़े और शुक्रिया आप दोनों को अपना समय दिया और इस महत्वपूर्ण विषय पे हिस्सा लिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वंदे मातरम को बिहार सरकार ने अब लागू कर दिया तमाम सरकारी स्कूलों में, विद्यालयों में। अब देखना होगा विपक्ष इसको किस तरीके से लेती है, क्योंकि वंदे मातरम ऐसा विषय है जिसको लेकर संसद में भी 8 दिनों तक चर्चा हुई है।